हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मानव सभ्यता के इतिहास में जो भी प्राचीन संरचनाएं हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है और इनकी प्राचीनता उस समय से है जब से मानव ने अपनी सभ्यताओं का विकास किया और इनका निर्माण किया जाना शुरू हुआ। इसमें हमें उस समय काल की विज्ञान और उस समय काल की जो तकनीक का इस्तेमाल किया जाता था उसकी एक झलक देखने को मिलती है। हालांकि हम पूरी तरह से यह नहीं कह सकते कि उस समय उन्होंने किस तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया होगा। ऐसा ही एक उदाहरण हमें मिस्र में बने हुए जो पिरामिड्स हैं उसके अंतर्गत देखने को मिलता है। तो गीजा के जो महान पिरामिड है अपने आप में बहुत बेहतरीन और बेजोड़ संरचना को लेकर के बनाए गए हैं और उनकी जो तकनीक थी आज के समय में भी कई बार शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों को चमत्कृत कर देती है कि कैसे उस समय काल में जब इतनी आधुनिक मशीन्स नहीं रही होंगी उन्होंने इतनी बड़ी संरचनाओं का निर्माण किया होगा। कई बार उसमें इस तरीके की भी संरचनाएं मिलती हैं जहां पर किसी भी तरह से कोई भी जोड़ तोड़ इतनी आसानी से नहीं किया जा सकता। उनके अंतर्गत जो कई सारी परंपराएं और प्रक्रियाओं को अपनाया जाता था वो भी आज के समय में लोगों के लिए एक रहस्य बनी हुई है। तो इस रहस्य को सुलझाने के लिए कई तरह की तकनीकों का आज के समय में इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे जैसे समय बीता लोगों ने नई तरह की तकनीकों को समझा और उनका उपयोग करना सीखा। एक ऐसी ही तकनीक का उपयोग करके एक नई तरह की जानकारी सामने आई है जिस पर आज के विषय के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे। टॉपिक है गीजा के महान पिरामिड में गलियारा। एक गलियारे की खोज हुई है। पता चला है कि इसके अंदर भी एक गलियारा मौजूद है जो आज से पहले लोगों को नहीं मालूम था। और म्यूऑन टोमोग्राफी तकनीक, इस तकनीक का इसमें इस्तेमाल हुआ है। किस तरह से काम करती है, क्या यह तकनीक है, जानेंगे। न्यूज है व्हाई इज द डिस्कवरी ऑफ अ हिडन कॉरिडोर इन द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा इंपॉर्टेंट। तो एक तरीके से जो छुपा हुआ गलियारा है उसकी खोज गीजा के पिरामिड के अंतर्गत जो की गई है वो क्यों महत्वपूर्ण है इसके बारे में खबर बात करती है। द इंडियन एक्सप्रेस से हमने लिया है। जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है उसमें चर्चा में क्यों है इसको थोड़ा सा और देख लेंगे। इसके बाद समझेंगे कि गीजा का जो महान पिरामिड है किस तरह से बनाया गया है, क्या उसकी विशेषताएं हैं, कहां पर मौजूद है, पिरामिड के अंदर किस तरह के रहस्य हैं जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं, या फिर पिरामिड के अंदर अगर लोग कुछ चीजों को जान पा रहे हैं तो कैसे जाने हैं। नवीनतम जो खोज है अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं गलियारे की, वो कैसे खोजा गया, कहां पर मौजूद है और किस तरह की तकनीक इस्तेमाल की गई और खोज का क्या महत्व है, ये समझते हुए एक प्रश्न जो कि प्रारंभिक परीक्षा में आपसे किसी तरह से पूछा जा सकता है तकनीक को लेकर के या उस व्यवस्था को लेकर के, उस स्थिति को लेकर के सॉल्व कर सकते हैं आप। तो जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 3 मेंस के पेपर के अंतर्गत शामिल होगा विश्व का इतिहास, विश्व के इतिहास और संस्कृति के अंतर्गत जो मिस्र के पिरामिड हैं वो आ जाएंगे। और विज्ञान एवं तकनीक, आज के समय जिस तकनीक का इस्तेमाल करके इनसे नई नई हम खोजों को देख रहे हैं होता हुआ। तो चर्चा में क्यों है, क्योंकि गीजा के 4500 साल से अधिक पुराने जो महान पिरामिड है इसके अंतर्गत नई खोज का पता चला है। और इसका जो मुख्य प्रवेश द्वार है उसके पास लगभग 9 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा एक गुप्त गलियारा मौजूद है, इसकी जानकारी मिली है, जिसको अब खोल करके देखा जा रहा है जहां तक भी लोग पहुंच पाएंगे। तो मिस्र के जो भी पुराविशेष अधिकारी हैं उन्होंने इसके बारे में जानकारी दी है और 2 मार्च को फिर इस खोज की पुष्टि की गई थी। पिरामिड कहाँ मौजूद है, किस तरह की संरचना है, इससे शुरू करते हैं। यहां पर आपको दिखाई देगा कि जो पिरामिड है वो एक तरह की प्रिज्म जैसी संरचना है जिसका आकार आप कह सकते हैं कि 4 तरफ से मौजूद है और वर्गाकार है, लेकिन वह ऊपर आकर के एक शंकु का रूप ले लेता है। इस तरह के कई सारे पिरामिड मिस्र में मौजूद हैं जिसमें गीजा के पिरामिड अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और काफी बड़े हैं। इसके अंतर्गत एक इस तरह का गलियारा निर्मित हुआ है, इसके बारे में पता चला है। और यह जो इमेज है तकनीक के जरिए आपके सामने आई है, इसकी किसी ने फोटो इस तरह से नहीं खींची सामान्य कैमरों से। अब बात करते हैं गीजा के महान पिरामिड की। तो गीजा का जो महान पिरामिड है या इसको ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा बोलते हैं, इसके 3 पिरामिडों में सबसे बड़ा है। यहां पर आपको 3 पिरामिड दिख जाएंगे, तो ये वाला सबसे बड़ा पिरामिड है और गीजा के पठार से लगभग 147 मीटर ऊपर उठा हुआ है। इसका निर्माण लगभग 2550 ईसा पूर्व किया जाना शुरू किया गया था और एक फेरो का जिक्र होता है इसमें, खुफू। तो खुफू के शासनकाल के दौरान इसका निर्माण किया गया था। मिस्र के पुराने साम्राज्य का सबसे बड़ा फेरो इन्हें माना जाता है। और फेरो जो शब्द है उसका अर्थ एक तरीके से अगर देखें तो पुराने मिस्र के समय में राजा शब्द का इस्तेमाल होता था, लेकिन आते आते फिर फेरो शब्द का इस्तेमाल किया जाने लगा। फेरो वहां पर एक धार्मिक प्रतीक के रूप में भी जाना जाता था
तो फेरो का अर्थ उस व्यक्ति से है जो ईश्वर और मिस्र वासियों के बीच की कड़ी है। एक तरीके से मिस्र वासियों को ईश्वर से जोड़ने का भी कार्य करता है। इस हिसाब से उसकी जो शक्ति है कहीं ज्यादा मानी गई पुराने समय के राजाओं से, क्योंकि वह धार्मिक रूप से भी एक शक्ति को रखता था। अब ये जो पिरामिड है इसमें जो पत्थर लगे हैं लगभग 2.5 मिलियन पत्थरों के ब्लॉक से ये निर्मित किया गया है, और जिसमें से प्रत्येक पत्थर का वजन जो है 2.5 से लगभग 15 टन के बीच है। तो आप सोचिए कि इतने बड़े पत्थरों को किस तरह से लेकर के गए होंगे और इस संरचना का निर्माण किया होगा। क्योंकि अगर आप एक ऊंट को भी देखेंगे तो इस फोटो में आपको दिखेगा कि एक ऊंट इस पिरामिड के सामने कितना छोटा लगता है। तो इतने भारी पत्थरों को किस तरह से उन्होंने ऊपर तक पहुंचाया होगा और किस तरह से इसे जोड़ा होगा, जो आज के समय तक इतना ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी उस जगह पर मौजूद हैं और खड़े हुए हैं। तो जो उनकी इंजीनियरिंग है अपने आप में कितनी बेजोड़ रही होगी कि आज भी वह संरचनाएं उसी तरह से खड़ी हुई हैं। यहाँ पर ये जो खुफू है, खुफू की एक प्रतिमा दर्शाई गई है। अब जिस समय इनका निर्माण हुआ था ये ग्रह पर मौजूद यानी पृथ्वी पर मौजूद सबसे ऊंची संरचना के रूप में, मानव निर्मित संरचना के रूप में देखी जाती थी, जब तक यूनाइटेड किंगडम में लिंकन कैथेड्रल चर्च का निर्माण नहीं हुआ। 1400 ईस्वी के बाद ये निर्मित होता है और फिर जो इसका शिखर था फिर सबसे ऊंचा माना गया उस समय काल में। तो चारों ओर से जो इन पिरामिड की सटीकता है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब कि केवल उनका बड़ा होना ही महत्वपूर्ण नहीं है, उनकी ज्यामिति भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। और उस ज्यामिति का निर्माण कैसे उन्होंने, क्योंकि एक छोटा सा त्रिभुज तो बनाना नहीं है या फिर एक छोटा सा प्रिज्म नहीं बनाना है कि कोई व्यक्ति ऊपर से देख करके उसको बना सके। आज के समय भी कई बार जब सैटेलाइट तस्वीरों का इस्तेमाल किया जाता है तब हमें उनकी ज्यामिति के बारे में और ज्यामितीय सटीकता के बारे में पता चलता है कि कितनी एक्यूरेसी के साथ उन्होंने उस समय भी इसको निर्मित कर दिया था। लगभग 1 डिग्री के 1/15वें हिस्से से भी कम वहां पर त्रुटि की संभावना रही है। तो कई जो इतिहासकार रहे हैं उनके साहित्यों के अंतर्गत हमें जो पिरामिड है उनके बारे में चर्चा मिल जाती है। तो ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, उन्होंने इसके बारे में काफी कुछ लिखा है। मध्य युग में आएंगे तो अरब यात्रियों का वर्णन हमें मिलता है जिसमें पिरामिडों का जिक्र और उस समय तक उनके पास जो जानकारी मौजूद थी जो काफी सटीक थी वो वर्णन उन्होंने किया। इसके अलावा नेपोलियन बोनापार्ट भी 1798 में अपने नील अभियान के दौरान यहाँ पहुंचा था, कई सारे विद्वानों को लेकर के गया था और विद्वानों के साथ उसने फिर इन पिरामिड्स के बारे में चर्चा की थी। तो पिरामिड के बाहरी हिस्सा जितना महत्वपूर्ण है और बाहर से जितना लोगों को प्रभावित करता है, आकर्षित करता है, उतना ही अंदर इसके कई सारे रहस्य मौजूद हैं। एक पत्रिका है उसको कहते हैं स्मिथसोनियन। तो इस पत्रिका ने कई सारी बातें बताई है। उन्होंने कहा है कि खुफू के पिरामिड में, जिसे ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा भी कहते हैं, वहां पर किसी भी पिरामिड के भीतर छिपे मार्ग और कक्षों की अब तक की सबसे बड़ी विस्तृत प्रणाली मौजूद है। यानी खुफू का पिरामिड बाकी पिरामिड से कहीं ज्यादा रहस्यों को छुपाए हुए है, ऐसा ये बोलते हैं। इसके अलावा 2630 से 1750 ईसा पूर्व के बीच में जो मकबरे बनाए गए थे, लगभग 35 मकबरे बने थे, उसमें से केवल खुफू के मकबरे में ही जमीनी स्तर से ऊपर सुरंगें और वॉल्ट यानी तिजोरियों का निर्माण किया गया है, जो बाकी मकबरों में नहीं दिखाई देता। तो ये इसकी एक खासियत है। बाकी अगर मकबरों को देखेंगे तो उसमें या तो जमीनी स्तर पर एक कक्ष है या उसके नीचे की संरचनाएं पूरी तरह से ठोस हैं, यानी उसमें कोई ऐसी खासियत मौजूद नहीं है जिसके बारे में लोग ना जानते हो। और बाकी जितनी भी जानकारी एकत्रित की गई है यह पिरामिड अपने आप में लोगों को ज्यादा आकर्षित कर रहा है। इसके अलावा जो ग्रेट पिरामिड है उसके अंदर 2 अलग अलग सुरंग प्रणालियां मौजूद हैं, जिसमें अवरोही मार्ग और आरोही मार्ग 2 तरह से दिखता है। अभी हम उसके अंदर की एक तस्वीर देखेंगे। अवरोही मार्ग का जो वर्णन है हेरोडोटस जैसे यूनानियों ने किया है और आरोही मार्ग का वर्णन अरबों ने अभी कुछ समय पहले, यानी कि उस समय काल से देखा जाए तो 9वीं शताब्दी के आसपास ही किया था। तो ये कोई बहुत पुराना मतलब जानकारी नहीं है, तुलनात्मक रूप से देखें वैसे तो पुराना है ही हमारे हिसाब से। अब नवीनतम जो खोज है और जो नवीनतम तकनीक है उसको समझें। अभी की जो खोज है वो आज ही शुरू नहीं हुई, वो कुछ समय पहले से चल रही है। एक प्रोजेक्ट का नाम आपको याद रखना है, स्कैन पिरामिड्स प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 2015 में हुई थी और 2016 के आसपास फिर एक खोज की गई जिसके परिणाम अब हमें देखने को मिल रहे हैं। इस खोज में एक तकनीक का इस्तेमाल किया गया, कॉस्मिक रे म्यूऑन रेडियोग्राफी या फिर इसको बोलते हैं म्यूऑन टोमोग्राफी। एक तकनीक है, इसमें आपको एक शब्द थोड़ा सा परिचित सा लग रहा होगा, म्यूऑन। म्यूऑन के बारे में हमने कुछ समय पहले या फिर साइंस दिस वीक या फिर कुछ और प्रोग्राम्स में बहुत ज्यादा
चर्चा की थी। म्यूऑन ऐसे पार्टिकल हैं जो परमाणु के स्तर से भी छोटे होते हैं। अगर आप कण भौतिकी को पढ़ेंगे, पार्टिकल फिजिक्स, तो उसमें म्यूऑन की चर्चा मिलेगी। अभी हम थोड़ी सी इसके बारे में बात कर लेंगे। तो वैज्ञानिकों ने कई तरीकों से जो भी संरचनाएं खोजी हैं उसके बारे में अध्ययन किया है, जिसका निष्कर्ष नेचर जर्नल में प्रकाशित किया गया था। तो म्यूऑन या फिर कॉस्मिक रे म्यूऑन रेडियोग्राफी जो तकनीक है, उसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि म्यूऑन जो कण है उनको ऊपर से, या हम कहें वातावरण से, एटमॉस्फेयर से, उस पिरामिड से गुजारा जाता है। क्योंकि तकनीक बहुत ज्यादा जटिल है, इसलिए हमारे लिए उतना ही समझना महत्वपूर्ण है जितना हमसे किसी परीक्षा का सवाल सॉल्व हो सके। क्योंकि यह फिर रिसर्च का भी विषय है अपने आप में। म्यूऑन बहुत छोटे कण हैं, इनके बारे में आज के समय भी रिसर्च चल रही है कि किस तरह से इसका जो स्वरूप है बदलता है, किस तरीके से ये रिएक्ट करते हैं। तो पिरामिड ऑफ खुफू में जब इनको गुजारा गया तो इस तकनीक के जरिए ये पता चलता है कि जितने म्यूऑन यहाँ से गुजर गए और जितने रुक गए, तो वो एक तरीके से उस चित्र का निर्माण करते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि वहां पर कोई खोखला हिस्सा मौजूद है। मतलब कि आप ये मानकर चलिए, अगर किसी पहाड़ी के अंदर झांकना है, जमीन के नीचे झांकना है, तो इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि कई ऐसी संरचनाएं हो सकती हैं जहां जिसको हम भेद नहीं सकते या जिसके अंदर जा नहीं सकते। जैसे कि ज्वालामुखी के बारे में अगर हमें जानना है, लावा मौजूद है, लावा के अंदर कोई व्यक्ति नहीं जा सकता, वहां पर इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें कणों के जरिए फिर ये पता चलता है कि अंदर की संरचना किस तरह से निर्मित है। तो इसमें हमें क्या पता चला कि यहाँ पर एक किंग चैम्बर है यानी राजा का चैम्बर, दूसरा क्वींस चैम्बर है यानी रानी का चैम्बर, इसके अलावा एक गैलरी बनी हुई है, ग्रांड गैलरी उसको बोल रहे हैं इस तरीके से, और यहाँ पर इसका प्रवेश द्वार है। तो जब कण यहाँ से गए और पिरामिड के अंदर टकराए तो पता चला कि यहाँ पर भी एक खुला स्थान है जिसके बारे में अब तक जानकारी नहीं थी, और यहाँ लगा था म्यूऑन डिटेक्टर, जिसने इसको डिटेक्ट किया और बाकी के जो कण थे उनको रिसीव किया, और फिर इस तरह की इमेज के बारे में हमें जानकारी मिली। कुछ यहाँ आपको समझ में आएगा। इसका देखिए, ये फ्रंट यहाँ से है, जहाँ पर जी और एच लिखा है, तो एच ये वाला डोर है, जी ये वाला डोर है। तो अगर आप यहाँ से देखें तो एंट्री कुछ ऐसे होगी, जहाँ पर एक चढ़ाई वाली संरचना दिखेगी, यहाँ से जो क्वींस चैम्बर और यहाँ पर किंग चैम्बर आपको दिख जाएगा। इस तरह से एक गैलरी बनी है और यहाँ पर एक खाली स्थान है। तो इसके बारे में ये समझा जा रहा है कि ये क्या है, ये क्यों बनाया गया, और यही इस खोज के बारे में जो प्रमुख बात है वो आपको जाननी है। अब ये जो खोज है, इतनी सारी खोज हो गई, पूछ सकते हैं ठीक है, अच्छी बात है, जान लिया, क्या महत्व है, क्या पता चल गया कि वहां पर 2 चैम्बर और मौजूद थे। देखिए, अपने आप में जो संरचना है बहुत महत्वपूर्ण है पिरामिड की। जो परियोजना है इससे जुड़ी हुई स्कैन पिरामिड परियोजना 2015 में शुरू हुई थी और एक अंतर्राष्ट्रीय परियोजना है। जो भी संरचनाएं हमारे पास मौजूद हैं, कई बार काफी सारे वर्षों से, हजारों सालों से ये संरचनाएं लोगों को आकर्षित करती हैं। इससे जुड़े हुए रहस्यों के बारे में हमें जानना होता है। एक मनुष्य के भीतर एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वह जिस जगहों तक नहीं पहुंचा है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी जुटाना चाहता है। वही जानकारी जुटाने के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसको क्या कहा गया है, इन्वेसिव तकनीक। हम कोई तोड़फोड़ नहीं करेंगे, यानी अगर हमें पिरामिड के अंदर झांकना है तो आज के समय ही इसका क्यों पता चल रहा है। अगर कुछ समय पहले हम देखते तो पिरामिड के अंदर झांकने के लिए हमको उसको तोड़ना पड़ता या ड्रिल करना पड़ता, किसी भी तरह से अंदर जाना पड़ता। लेकिन आज उसकी जरूरत नहीं है, वो वैसे ही बनी रह सकती हैं संरचनाएं, और हम तकनीक की मदद से अंदर झांक सकते हैं। इसमें कई सारी तकनीक है, जैसे इंफ्रारेड थर्मोग्राफी, अल्ट्रासाउंड, 3D सिमुलेशन और कॉस्मिक रे रेडियोग्राफी, जिसका इस्तेमाल इस समय किया गया है। तो 4500 साल पुरानी संरचनाएं तो हैं, ये निर्माण किए तो गए थे, लेकिन कैसे किए गए थे, तकनीक इसमें किस तरह की उन्होंने इस्तेमाल की होगी, किस तरह के साधनों का इस्तेमाल किया होगा, इसके बारे में कहीं बेहतर हमें जानने और सीखने को मिलता है। इस तरीके की जो भी रिसर्च है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, और हमारी जो तकनीकी उन्नयन है उसके बारे में भी बताती है, और पुराने समय में जिस तकनीक का पुराने समय के लोग इस्तेमाल करते थे उसके बारे में भी जानकारी मिलती है, ताकि हम आज ये सीख सकें कि हमारी जो सभ्यताएं रही हैं उन्होंने किन किन तकनीकों पर महारत हासिल की थी, और वह कितना आगे जाकर के आज के समय से भी कहीं आगे जाकर के कार्य कर पा रहे थे। इसलिए भी इसका एक विशेष महत्व है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये पिरामिड है, यहाँ पर ड्रोन से काफी सारी चीजों को देखा जा रहा है। जिस हमने तरंगों की बात की थी म्यूऑन वाली, वो यहाँ से डाली गई, स्कैनर लगाए गए और फिर उसकी एक इमेज बनी। तो अपने आप में बहुत जटिल चीज भी है, जटिल काम भी है, एक विस्तृत परियोजना है जो काफी लंबे समय से चल रही है।
और ये इसका महत्व है। देखिए आज का सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, खुफू के पिरामिड को गीजा के महान पिरामिड के रूप में भी जाना जाता है। दूसरा, कॉस्मिक रे म्यून रेडियोग्राफी एक गैर इन्वेसिव जांच तकनीक है जिसके जरिए प्राचीन पिरामिडों और ज्वालामुखियों के अंदर दबे गहरे रहस्यों को उजागर किया जा सकता है। तो आपको बताना है कि इन दोनों ही कथनों में से कौन सा कथन सही है। कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं पिरामिड्स के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या आपकी राय है वो भी लिख सकते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय के साथ। पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।